हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप। जैसा कि आपको ज्ञात है, राजधानी कोचिंग आपके लिए सदैव समर्पित रहा है अपने सुयोग्य टीम के माध्यम से, जहां प्रत्येक प्रश्नों को क्यों और कैसे के साथ पूरी स्पष्टता, पूरी सरलता के साथ रखा जा रहा है। क्योंकि अभी स्टेट का रिजल्ट नहीं आया है, तो विद्यार्थी में थोड़ी सी संशय बनी हुई है कि यदि वो सुधारात्मक प्रक्रिया के तहत किन सवाल को सही करता है, किन को गलत करता है। क्योंकि वो आगे कहा है कि हम कोई नया आंसर शीट जारी नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का रिव्यू, आंसर का रिव्यू करके उत्तर देंगे। तो भविष्य की जब संशय हो, जब तक इस संशय से मुक्ति नहीं मिल जाती है, निर्भय नहीं हो जाते हैं, तब तक आइए निरंतर कुछ न कुछ अध्ययन का वो क्षेत्र जो है कभी भी बाधित नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूटी, अनुशासन इसी को कहते हैं, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। आइए उसी अनुशासन को आधार बनाते हुए हम लोग प्रश्नों को लेकर चले, और जैसा का आपको ज्ञात है, जब ज्यों ही रिजल्ट आएगा उसके बाद 2 दिन के अंतराल पर बैच की शुरुआत करेंगे। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद वैकेंसी आने की भी संभावना बड़े ही प्रबल हो जाती है, तो कम समय आपके पास रहेगा, उस समय का बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। उसके लिए थोड़ी सी ये जानकारी होना जरूरी है कि किस स्तर का प्रश्न होता है, प्रश्न का विन्यास क्या होता है। अधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। एडमंड बर्क ये सिद्धांत के प्रतिपादक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक है एडमंड बर्क। ये सिद्धांत अधिकार का ऐतिहासिक, माने इतिहास कोई एक अधिकार जो मिला है कोई एक दिन में नहीं, बल्कि क्रमिक विकास के फलस्वरूप क्रमशः जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, जैसे बताया था राज की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत कहता है परिवार राज की प्रारंभिक इकाई थी, फिर धर्म जो है रक्त और अन्य समाज मिलकर के निर्माण करवाया। उसी प्रकार भगवान की इच्छा थी तो हो गया दैवीय सिद्धांत। इसमें हेगेल कहना है, ये तो हेगेल का विद्वान हो गया कि राज जो है दैवीय। क्रांति के जो विचार है ये तो मार्क्सवादी विचार है, ये मार्क्सवादी विचार है कि वर्ग संघर्ष के द्वारा, हिंसा के माध्यम से, क्योंकि अधिकार आपको कोई देगा नहीं, उसे छीनना पड़ेगा। तो क्या यह एक विकासवादी प्रक्रिया है। क्रमिक रूप से इसका विकास होता गया, धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास के रास्ते पर हम इस स्थिति को प्राप्त किए। किसका वर्णन करने के लिए हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा, नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का। तो अधिकार के बारे में चलिए बताते हैं। नागरिक कानून हटा दो। नागरिक कानून मतलब अभी जो विधि का शासन है, जैसे डायसी ने विधि का शासन कहा, हॉब्स किस लिए जाना जाता है? हॉब्स का पहचान है अपनी पुस्तक लीवाइथन के लिए। हॉब्स की पहचान है सामाजिक समझौता का सिद्धांत के लिए। तो सामाजिक राज्य का निर्माण की क्या कहते हैं, जब प्राकृतिक अवस्था थी, तो प्राकृतिक अवस्था इसने कहता है कि तब का जो मानव था वह हिंसक था, वह पशुवत था, वह स्वार्थी था। तो वही कहता है कि नागरिक कानून हटा तो कोई व्यक्ति जानता कि क्या उसका है क्या अपना। उसके बाद तो फिर वह मत्स्य न्याय, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किस चरितार्थ को वह करेगा, तो वह चरितार्थ करेगा। तो हिंसक पशु की तरह व्यवहार करे, तो प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य तो इस रूप में थे। यदि हम नागरिक कानून को हटा दें तो कोई व्यक्ति नहीं जानता। नागरिक कानून मतलब किसका कानून हो गया? राज का कानून।
क्योंकि हिंसक पशुवत स्वार्थी मनुष्य जो है समझौता करता है कि मैं अपना सारा अधिकार आपको देता हूं, आप भी अपना सारा अधिकार सौंप दो और राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करो। अर्थात ये राज का अधिकार के बारे में चर्चा कर रहा है। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को सही तरीके से लाने के लिए राज को अधिकार दिया गया। कहीं न कहीं ये निरंकुश राजा, यह जो है निरंकुश राजा का उल्लेख करता है। कौन सी स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय? चलिए अपने संविधान पर ही लीजिए। आप पढ़ते हो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार, उपचार का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का क्या कहे हैं? हृदय एवं आत्मा कहें। भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहें संवैधानिक उपचार के अधिकार को। यह अधिकार क्या कहता है कि यदि आपके अधिकार जो आपको संविधान के द्वारा दिया गया, यदि उस अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है, उस अधिकार को राज छीनता है, तो आप अपने अधिकार को, राज के विरुद्ध नागरिकों को दिया गया अधिकार, क्या शब्द है? राज के विरुद्ध नागरिकों को दिया गया अधिकार मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के लिए क्या जरूरत है? समाज पर प्रतिबंध लगाइएगा तो आपका अधिकार रहेगा सुरक्षित। विधायिका के सशक्त विपक्ष, तो सशक्त विपक्ष तो कार्यपालिका पर करेगा नियंत्रण, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका हो तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपका अधिकार की सुनिश्चित करता है। यदि न्यायालय स्वतंत्र नहीं है तो आपका अधिकार भी स्वतंत्र नहीं है। हमारे ऐसे न्यायालय को, हमारा देखिए सर्वोच्च न्यायालय को क्या किया गया? उसे एक स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस संगठन बनाया गया ताकि ये नागरिकों की, ऐसे भी आपको ज्ञात है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है, नकारात्मक अर्थ में सकारात्मक और नकारात्मक। स्वतंत्रता भी सकारात्मक और नकारात्मक होती है, समानता भी नकारात्मक और सकारात्मक होती है। नकारात्मक समानता सबको एक बराबर कर देना है, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं, चाहे वो कितना भी योग्य व्यक्ति हो या एक कम योग्य व्यक्ति हो, सबको समान परीक्षा में चाहे जो है लड़का लिखे या ना लिखे, सबको बराबर नंबर दे देना है, सबको जो है बराबर नंबर दे देना है। तो होती है क्या कहता है? विशेषाधिकार का अभाव, कानून के शासन का अभाव, अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं, तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक तो यहाँ कोई जगह पहला तो ऐसे ही खत्म हो गया। कानून के शासन का अभाव है तो फिर समानता कैसे हो? कानून का शासन का अभाव तो समानता का, कानून अपना नकारात्मक समानता देते हैं तो कानून के शासन के माध्यम से ही समानता दीजिए। तो विशेषाधिकारों का अभाव, तो किसी को विशेष विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए, तो यही आपका आंसर हो जाता है। तो नकारात्मक अर्थ में, और एक है कि जिसको आवश्यकता है, जिसकी जैसी जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से उसे सुविधा दिया जाना है। यहाँ पर ये अधिकार हो जाता है नकारात्मक समानता का। कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध को बतलाता है? अब चलिए यहाँ पर जो है, आइए आदर्शवादी, ये तो सपनों की जिंदगी है, यथार्थ से इनको कोई लेना देना है नहीं। ये तो बस चाहते हैं कि एक आले के चलूं तुझे कैसे गगन के तले, जहां गम भी न हो जहां दुख भी न हो, सिर्फ प्यार ही प्यार पले। ये इनकी आदर्शवादी होती है। इंसान को इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, कहो आज महलों वालों से झोपड़ियों के घर में दिए जलाए। ये होता है आदर्शवाद, जो जलाने वाला तो है नहीं।
समाजवाद ये तो आय और संपत्ति से जुड़ा होता है, आय और संपत्ति का असमान वितरण को कम करने। बहुलवादी, बहुलवादी में कौन है? बहुलवादी देखिए है ये लॉस्की, लॉक, ये बहुलवादी विचारधारा है। तो बहुलवाद समाज में कई वर्ग होते हैं, कई संस्कृति होती है, कई धर्म होता है। राज्य जो है संघों का संघ होता है, राज्य जो है संघों का संघ होता है, ये इसका विचार है। ये तो संप्रभुता का सिद्धांत का उल्लंघन मानते हैं। तो बहुलवादी कहते कौन सा? न्याय और समानता। आदर्शवादी तो खैर सपने का जिंदगी है। अब बहुलवादी समाज में अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, तो ये समाजवाद आय और संपत्ति की असमान वितरण को कम करना है ताकि सभी को जो है समानता का बोध हो, सबको सामाजिक न्याय मिले। ऐसे भी साम्यवादी समानता पर ही अत्यधिक बल देता है। वो तो स्वतंत्रता और राज्य का विरोध ही करता है, वह समानता पर ही अत्यधिक बल देता है। और समानता के कारण जो है यकीनन तौर पर समानता एक समय तक तो आवश्यक है, लेकिन एक सीमा के बाद समानता विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि हमारी देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था लगभग असफल रही, रूस की साम्यवादी असफलता व्यवस्था असफल रही। तो समानता सबको एक समान नहीं दी जा सकती है। निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकार के बारे में कहा? यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकार के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दिया जा सके। आपको ज्ञात है 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो एक संवैधानिक रिपोर्ट आया उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इसमें पहली बार जो है मांग किया गया था, इसमें पहली बार जो है मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। साइमन कमीशन का जब पूरे देश में विरोध हुआ, साइमन कमीशन का जब पूरे देश में विरोध किया गया तो अंग्रेजों के द्वारा चुनौती दी गई कि आप भारतीय हमारे संविधान, हमारे बनाए विधि, हमारे बनाए सिस्टम का विरोध करते हो, तो क्या आप भारतीय इतने सक्षम हो चुके हो कि एक सर्वसम्मत संविधान का प्रारूप हमारे सामने रख दो? क्या आपकी मांग हो? उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसे नेहरू समिति कहा गया। इनकी मांग थी कि भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिया जाए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया जाए। इनकी मांग थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त किया जाए। इनकी मांग थी कि भारत को संघ राज बनाया जाए, इत्यादि मांग थी। ये मांग नेहरू रिपोर्ट में दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनकी इस मांग को अंग्रेजों के सामने विधिवत तौर पर रखा। निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब देखो, एक रूसो क्या कहता है कि जो पहला राज्य का जो निर्माण की प्रक्रिया में रूसो लिखता है कि पहला कोई सभ्य मानव रहा होगा जिसने एक क्षेत्र को वह घेर लिया होगा और कहा कि ये हमारा है, या मेरा है, ये मेरा है, और अज्ञानता बस समाज ने उसे स्वीकार कर लिया। लॉक कहता है कि हम जो संपत्ति का निर्माण करते हैं, लॉक कहता है जो संपत्ति का तो अपने श्रम
अपने श्रम के द्वारा ही हम उस संपत्ति का निर्माण करते हैं। उस अपने श्रम के द्वारा ही हम उस संपत्ति का निर्माण करते हैं और वो संपत्ति हमारे हिस्सा में होता है। तो अपनी संपत्ति के माध्यम से, अपनी श्रम के माध्यम से हम संपत्ति का निर्माण करते हैं। तो ये लॉक का जो विचार है कि श्रम के माध्यम से संपत्ति का अर्जन करते हैं और संपत्ति की रक्षा करना राज का कर्तव्य है। किसने कहा था कि आप देखें कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब क्या करता है, ये संपत्ति हुआ, अब चाहता है कि हाँ तक हमारा हो गया, थोड़ा अतिक्रमण कर लेंगे, थोड़ा कब्जा कर लें। तो ये जो अतिक्रमण की भावना है, हमारे पास संपत्ति अपनी मेहनत से ज्यादा हमारे पास आ जाए, किसी ने बागान साफ, पेड़ पौधे साफ कर बनाया, हम उसको घेर लें। और यहीं पर जो लिखते हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य जो थे सभ्य थे। वो लिखता है मनुष्य परोपकारी था, उदारवादी था, लेकिन जो इस संपत्ति की उसकी जो स्वतंत्रता है उस पर हर समय खतरा मंडरा रहा था। तो अपने इसी खतरा को दूर करने के लिए राज का गठन हुआ। तो लॉक ने इस प्रकार का विचार दिया कि लोग अपनी जो क्षेत्र है, तो अपनी श्रम जो करते हैं, जो उनका अधिकार है कि उस श्रम से उसको तैयार किए, लेकिन वो उसको बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो उस पर नियंत्रण प्राप्त करना। और रूसो कहता है कि किसी सब मनुष्य ने एक क्षेत्र को घेरा और कहा कि ये हमारा है, और अन्य लोगों ने अज्ञानता बस उसको मान्यता दिया। इसी प्रकार हर लोग घेराबंदी शुरू किया, और फिर मनुष्य सभ्य और बर्बर थे, उसमें हिंसक गतिविधियां हुई, और फिर राज्य के निर्माण में योगदान दिया गया। और ग्रेटियस से इसका कोई संबंध बनता नहीं है। एक न्यायपूर्ण राजा बनने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य में प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर हैं? प्लेटो का स्पष्ट कहना है राज में क्या होनी चाहिए? राज के लिए राजा होना चाहिए, राज के लिए सैनिक होना चाहिए, और राज के लिए उत्पादक वर्ग का होना चाहिए। राजा कैसा हो? तो राजा दार्शनिक हो, जहां व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं हो। राजा को संपत्ति जमा करने की चाहत नहीं हो। राजा जो है विवाह नहीं करे, क्योंकि विवाह के साथ ही उसमें अनसांसारिकता की भोग की भावना बढ़ती है। तो राजा कैसा होना चाहिए? तो राजा दार्शनिक होनी चाहिए। सैनिक कैसा हो? तो सैनिक जो है कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ हो। उत्पादक वर्ग कैसा हो? तो ईमानदार हो। इसने जो है इस प्रकार से अपने विचार को प्रकट किया। अगला जो सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादित करते हुए हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड के राजशाही बहाल करने का प्रयास किया? जब हॉब्स जन्म लिया था तब इंग्लैंड में अव्यवस्था थी, मत्स्य न्याय था, इसलिए अपने जो उसने देखा उसी के आधार पर उसने कल्पना किया और कहा प्राकृतिक अवस्था के जो दौर है उसमें लोग पशुवत हैं, हिंसक हैं, पर जितना भी अवगुण था वो तमाम अवगुण जो है, तो उस वक्त वो राजा कौन था जिसके काल में वह जो है सो इस प्रकार की गतिविधियां को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो चार्ल्स प्रथम के बारे में आप ये चार्ल्स द्वितीय उस वक्त के राजा हुआ करते थे। जेम्स प्रथम जो है एक थे, वो तो राज की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, ये दैवीय सिद्धांत के जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज पंचम तो आपके जिस समय भारत में आए तब जॉर्ज पंचम हुआ करते थे, राजा थे चार्ल्स द्वितीय। और वास्तविक तौर पर वो एक तानाशाही राजा चाहता था, क्योंकि जो कहता है कि मनुष्य बर्बर थे, स्वार्थी थे, अवगुणों से भरपूर थे, तो उस पर नियंत्रण के लिए, क्योंकि उसके सारा जो अधिकार छीन लेना है, कहता है सारा मैं अपना सारा अधिकार आपको देता हूँ और आप भी अपना सारा अधिकार दीजिए, और निरंकुशता पूर्वक शासन करने का वो प्रबंध करता है ताकि राज्य की अव्यवस्था पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। लिवाइथन नामक इसने अपनी पुस्तक लिखा है। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत, वैज्ञानिक समाजवाद
जिसे हम साम्यवाद के नाम से, जिसे सामान्य अवस्था में क्या जानते हैं, साम्यवाद के नाम से जानते हैं। तो वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात साम्यवाद, वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात साम्यवाद। साम्यवाद क्या कहता है, ये वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है। यह जो है वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है। ये कहता है दुनिया के मजदूरों तुम एक हो, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सारा संसार है। इस सर्वहारा वर्ग शब्द का प्रयोग करता है रूसो। अब देखिए रूसो तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत, ये जो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत के प्रतिपादक। तो रूसो का विचार क्या है, रूसो का जो हम विचार देखें तो ये तो कहता है स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, स्वतंत्रता है। ये संप्रभुता पर लोकप्रिय संप्रभुता, यह जो है लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है। तो कार्ल मार्क्स, साम्यवाद के जनक कौन होते हैं, तो कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है, व्यक्तिवाद जिसे हम कह सकते हैं अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप, सरकार हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। नागरिकों की स्वतंत्रता, उसे हम कह सकते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। सीमित सरकार उसे बोला गया है। तो है लाइसेंस फेयर का सिद्धांत, इसे अहस्तक्षेप की नीति, इसे जो है अहस्तक्षेप की नीति कहा जाता है। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, ये तो कार्ल मार्क्स का है। ये जो है कि कहते हैं कि श्रम के माध्यम से किसी वस्तु में मूल्य पैदा होता है। जो श्रमिक श्रम करता है अपने श्रम के माध्यम से उसमें मूल्य पैदा करता है, और मूल्य का जो अधिशेष मूल्य है उस मूल्य का लाभ उसके मालिक उठा लेता है। तो मेहनत कोई और करता है और लाभ जो है उसका कोई और प्राप्त कर लेता है। तो व्यक्तिवादी, व्यक्ति पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो, सरकार हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, तो हमारी व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की संपत्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की संपत्ति बना रहे, इसके बारे में सिद्धांत देते हैं। उपयोगितावाद कचरी का बेंथम जो है सो इससे जुड़े होते हैं। व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को केवल वे कार्य जो लोग करने के न्यूनतम, क्योंकि क्या कहते हस्तक्षेप, तो राज्य को न्यूनतम कार्य करनी चाहिए। राज्य अहस्तक्षेप की नीति पर चले, राज्य व्यक्ति के आर्थिक मामलों में दखल न दे। वो व्यक्ति अपना अधिकार बढ़ाना चाहता है अपनी श्रम के माध्यम से, तो उसे वह श्रम के माध्यम से यदि वो काम करता है, हाँ श्रम की जगह पर वो अतिक्रमण करे तो रोके। तो राज्य जो है उसे कहते हैं सीमित सरकार, सीमित सरकार होनी चाहिए, हमारे मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं करे। इसे उदारवादी भी कहते हैं। व्यक्तिवादी जो है उदारवाद के भी अनुयायी होते हैं। तो कहता है राज्य को जो है सीमित तौर पर जितना न्यूनतम हो सके उतना काम करनी चाहिए, किसी व्यक्ति के मामले में उसे हस्तक्षेप कम से कम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। कौन लोकतंत्र के बहुमत का अत्याचार मानता है? लोकतंत्र वास्तव में बहुमत का अत्याचार है, क्योंकि बहुमत जो है अल्पमत पर अपनी शासन को थोपता है, अल्पमत के विचारों का वह अवहेलना करता है। अब यहाँ पर देखिए कार्ल मार्क्स तो लोकतंत्र के ही प्रतिरोधी, तो वर्ग संघर्ष वाले व्यक्ति हैं। तो मेरा उद्देश्य हर्ष में यह कि आप उस व्यक्ति से पहचानिए कि उस व्यक्ति की विचारधारा क्या है और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व क्या है। तो उस व्यक्ति के विचारधारा, उसके व्यक्तित्व से यदि आप परिचित रहेंगे थ्योरी के माध्यम से, तो बड़े आसानी से आप वैसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये तो लोकतंत्र का ही विरोधी है। जॉन डनी को ऐसा महत्वपूर्ण हस्ती में है नहीं, तो डी टोकविले मानते हैं कि लोकतंत्र में
क्योंकि लोकतंत्र बहुमत का शासन होता है, निर्णय लेने का अधिकार बहुमत का होता है। अल्पमत के विचारों को, अल्पसंख्यक के विचारों को वहाँ पर जो है उसके वैध विचारों को भी खंडित किया जाता है, उसे रुग्ण किया जाता है और बहुमत अत्याचार करता है। तो जहाँ भी बहुमत की शासन होती है तो यहाँ इस प्रकार की समस्याएं की संभावना सदैव बना रहता है। इसने डेमोक्रेसी इन अमेरिका और द ओल्ड रिजिम एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक में इन तमाम बातों का दिया, किस प्रकार से अमेरिका में भी चाहे लेबर ये डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन, जिसकी बहुमत होती है वह अभी देखो क्या है, बहुमत का नहीं अत्याचार कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप, उनके पास शक्ति है और बहुमत है। देखो कैसे साम्यवाद के बारे में किसने कहा था कि यह एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया क्योंकि हर कोई इसे पहनता है। अब ये तो लेनिन जो है सो साम्यवाद के समर्थक है, कार्ल मार्क्स साम्यवाद, ये जो है सर्वाधिकारवादी, ये तो सर्वाधिकारवादी है, सारा अधिकार हमें चाहिए। ये फांसीवादी, तो इसमें से कोई नहीं, ये तीनों में से ये विचार, हाँ विचार है। तो JMD जोड नामक व्यक्ति के द्वारा ये विचार दिया गया है। तो ये विचार जो है इन तीनों में ने किसी के ने इस विचार को नहीं दिया। तो ये विचार देने वाले व्यक्ति हैं, जोड करके नाम है, तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या उनका नाम है, देखिए नाम ही थोड़ा सा भूल रहे हैं। वो व्यक्ति कौन है जिनका ये दिया गया सिद्धांत है, JMD जोड करके नाम पूरा है उनका। वो नाम जो है खैर नाम याद आएगा तो बता देंगे। कोई जोड़ करके नाम है उनका, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। गोलकनाथ केस द्वारा पारित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? गोलकनाथ विवाद कब हुआ? 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद इसमें कहा गया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकार, संसद मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकता है, संशोधन नहीं कर सकता है। उस तब जो है 24वां संविधान संशोधन किया गया और दिया गया कि संसद को ये अधिकार है, संसद को ये अधिकार है। 24वां संविधान संशोधन में स्पष्ट रूप से दिया गया कि संसद को ये अधिकार है, को अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। 13वां संविधान संशोधन के द्वारा तो नागालैंड को राज्य का दर्जा देते हुए उसे अनुच्छेद 371A में शामिल किया गया। 39वां संविधान संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को इंदिरा गांधी ने कटौती कर दिया, कहा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निर्णय पर किसी प्रकार का कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु, यह किसने कहा? क्योंकि लोकतांत्रिक समाज फिर वही जो बहुमत का जो अत्याचार है, तो जितनी अधिक शक्ति उस पर उतना ही अधिक नियंत्रण होगा, तभी वो काम कर पाएगा, अन्यथा वह फिर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा, वह जो है अपने अधिकार का दुरुपयोग करेगा। LD व्हाइट के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया। ये तो लॉस्की है, ये तो उदारवादी विचार है कि भाई सभी को समानता, सभी संघों का संघ में सबको अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वायत्तता मिलनी चाहिए। तो LD व्हाइट के द्वारा यह विचार प्रकट किया गया। भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? अनुच्छेद 199 स्पष्ट रूप से लिखता है कि राज्य में धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में पेश होगा, इसे विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक, अधिकतम जो है
14 दिन तक ही वह धन विधेयक को रोक सकता है। विधान परिषद में यदि 14 दिन में विधेयक नहीं भी पास होता है तो उस विधेयक को पास मान लिया जाता है। भारत में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास? उच्च न्यायालय, उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाना है। अब उच्च न्यायालय में देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति ही उसे पद से हटाते हैं, राज्यपाल केवल शपथ दिलाता है, विधानमंडल के पास तो कोई शक्ति है ही। अनुच्छेद 214 के आधार पर उच्च न्यायालय का गठन होता है। उच्च न्यायाधीश की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। राष्ट्रपति ही उसके तमाम अधिकार कार्य क्षेत्र के बारे में अपने विचार रखते हैं, तो वह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। उच्च न्यायालय भले राज्य में हो लेकिन राज्य सरकार को उस पर कोई भी कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो और यहाँ पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूछ रहा है, क्षेत्राधिकार पूछ रहा है। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में क्या है? तो क्षेत्राधिकार जो है वो संसद के द्वारा उसके बारे में कानून बनाता है। अनुच्छेद 225 स्पष्ट रूप से कहता है कि उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 216 के आधार पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 219 के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। अब विधानमंडल को तो कोई अधिकारी नहीं है, ये अधिकार संसद को है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची? चलिए, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में बढ़कर उसकी संख्या 12 हो गई है। इसमें 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, 11वीं को 73वां चौक के द्वारा 1992 में, और 12वीं को 74वां के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। अर्थात वर्तमान में कितना है? तो 12 अनुसूची है। भारत की क्षेत्रीय परिषद जो है एक क्या है? ये सांविधिक संस्था है। यह एक सांविधिक संस्था है। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक संस्था है। इसका गठन किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1956 में। केंद्र राज्य संबंध के लिए इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। संबंधित राज्य का सीएम इसके मेंबर होता है। 14वां संविधान संशोधन के द्वारा पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 24वां के द्वारा जो है संसद की सर्वोच्चता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। विद्यार्थीगण, इसी प्रकार प्रत्येक ध्यान देते रहना है, हर एक प्रश्न को क्यों और कैसे के साथ पूरे कंसेप्ट के साथ समझना है, बनाना है। जो विद्वान है उन विद्वानों के, जो थिंकर हैं उन थिंकरों के विचार को जानना है, किस प्रकार के विचारक हैं, कौन से उसके थिंकर हैं। यदि हम इस प्रकार से उसके कंसेप्ट बनाएंगे तो प्रश्न को हल करने में कठिनाई नहीं होगी।